वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग फरवरी मेगा टेस्ट के पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि किसी एक 2 kg के पार्टिकल को एक स्ट्रिंग के साथ बांध के वर्टिकल सर्कल में घुमा रहा है। तो बोला है कि स्ट्रिंग में टेंशन 52 न्यूटन कहाँ पे होगा वो बताना, मतलब किस पोजीशन में टेंशन जो है 52 न्यूटन के इक्वल होगा। तो हम लोग बोले कि एक पार्टिकल को ऐसे बांध के वर्टिकल सर्कल में ऐसे हम लोग घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे चेक करके बताना है कि जो टेंशन जो है स्ट्रिंग में 52 न्यूटन किस पोजीशन पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक यही लोएस्ट पॉइंट से कर रहे हैं, मतलब जब पार्टिकल जो है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा, सबसे नीचे होगा। तो अभी हम लोग बोलेंगे कि इस पे जो फोर्स लगेगा AMG लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ टेंशन लगेगा। नेट फोर्स सेंटर की तरफ देखोगे तो बोलोगे T-mg, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लोग बोलेंगे कि T-mg नेट फोर्स सेंटर की तरफ। एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इसलिए मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है T और mg का जो रिजल्टेंट है, मतलब T-mg जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। हम लोग लिखेंगे T-mg इक्वल टू mv² अपॉन r। तो यहाँ से T इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस mv² अपॉन r। इस क्वेश्चन में m दिया हुआ है 2 kg, p दिया हुआ है 4 न्यूटन और r रेडियस जो होगा वो स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर होगा, मतलब 1 मीटर। तो सबका वैल्यू डालोगे इस वाले इक्वेशन में, T इक्वल टू mg प्लस mv² अपॉन r। तो T का वैल्यू आएगा 52 न्यूटन। मतलब हम लोग बोलेंगे कि टेंशन जो है स्ट्रिंग में 52 न्यूटन होगा जब स्ट्रिंग वर्टिकल होगा और पार्टिकल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, सर्कल के सबसे निचला बिंदु पे, ऐसा। इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला एक 50 kg का पार्टिकल ओरिजेंटल फर्श पे 1 मीटर डिस्टेंस स्लाइड करता है। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है तो वर्क डन फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना हुआ होगा वो बताना। देखो, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि फ्रिक्शन जो फोर्स लगेगा वो μmg के बराबर होगा। ये हमारा हो गया फ्रिक्शन फोर्स, n2 डिस्प्लेसमेंट कर दे तो ये होगा वर्क डन फ्रिक्शन के अगेंस्ट में। तो इस क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, तो म्यू की जगह पे हम लोग 0.2 रख देंगे। एम दिया हुआ है 50 kg, जी की जगह पे हम लोग रखेंगे 9.8 और एस की जगह पे बोला है 1 मीटर। तो डब्लू आएगा 98 जूल। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है कि कोई मैन 50 kg का जो अपने साथ 20 kg का लोड लेके सीढ़ी चढ़ता है, टोटल 20 स्टेप चढ़ता है और
एक स्टेप का जो हाइट है 0.25 मीटर, तो कुल जो हाइट वो चढ़ रहा है सीढ़ी वो हो जाएगा 20 इंटू 0.25 मीटर, क्योंकि कुल 20 स्टेप चढ़ता है और एक स्टेप का हाइट 0.25 है। तो कुल हाइट यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद एच का जो वैल्यू आएगा वो होगा 5 मीटर। देखो, तो टोटल वर्क डन जो सीढ़ी चढ़ने में उसने किया वो निकालना है। टोटल वर्क डन यहाँ पे हम लोग बोलेंगे mgh। एम मतलब टोटल मास, मैन का प्लस जो लोड ले रखा है अपने सर पे वो 20 kg का, तो बोलेंगे हम लोग टोटल मास हो जाएगा 70 kg। ची का वैल्यू ले लो 10 mgh, एच की जगह पे 5 मीटर ऐसा। और ये W इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 3500 जूल। देखो, अगर ची का वैल्यू हम लोग 10 लिए, 3500 जो ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग ची के जगह पे 9.8 लेंगे। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि वर्क डन जो है mgh के बराबर, और ची के जगह पे मुझे लेना है 9.8, क्योंकि ऑप्शन में 3500 नहीं दिया हुआ है, तो जी की जगह पे 9.8 लेंगे। तो एक कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 3430। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा ऐसा। फोर्थ वाला देखो, यहाँ पे बोला कि किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज होता है, तो उसका मोमेंटम जो है कितना परसेंट चेंज होगा वो बताना। मतलब ऐसा बोले कि काइनेटिक एनर्जी पहले के था मान लो, बाद में 300% बढ़ गया, मतलब 300% बढ़ने का मतलब 3 गुना बढ़ जाना, तो बाद वाला फाइनल वाला जो एनर्जी है वो हो जाएगा 4k, क्योंकि के पहले से था 3 गुना, मतलब 3k और बढ़ा, तो टोटल फाइनल वाला हो जाएगा k प्लस 3k इक्वल टू 4k ऐसा। अब इनिशियल वाला मोमेंटम, हम लोग मोमेंटम जानते हैं कि √2mk होता है, तो इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे ऐसा, फाइनल मोमेंटम लिखेंगे हम लोग √2m, फाइनल वाला काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल वाला काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा हो गया ऐसा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा √2m इंटू 4k। 4 को बाहर निकाल दोगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स √2m। तो जो चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम, तो बोलेंगे P2 माइनस P1, ये आ जाएगा √2m के, तो कॉमन ले लोगे P2 P1 में, तो √2m के कॉमन लेने के बाद अंदर में बचेगा 2 - 1, 2 - 1 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हो जाएगा √2m के। अब परसेंटेज चेंज बताना है, तो हम लोग बोलेंगे चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो चेंज आया √2m के, इनिशियल वैल्यू था √2m के इंटू 100%, कट जाएगा 1 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 100%। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी 300% से बढ़ेगा, तो मोमेंटम जो है 100% से चेंज होगा। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट। फिफ्थ वाले में देखो, कोई मोटर जो है पंप करता है 100 kg वाटर को 10 मीटर हाइट तक 5 सेकंड में, तो मोटर का जो आउटपुट पावर होगा
ये आउटपुट पावर को बोलेंगे हम लोग कार्य अपॉन समय, मतलब वर्क अपॉन टाइम। वर्क को बोलेंगे mgh। m 100 kg वाटर बोला है, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 5, अपॉन टाइम बोला है 5 से, सॉरी, h इक्वल टू 10 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे, टाइम 5 सेकंड। तो वर्क को लिखेंगे mgh, h 10 मीटर, टाइम 5 सेकंड। तो हो जाएगा तुम्हारा 2000 वाट, मतलब 2 किलोवाट। अब एक्चुअल पावर मोटर का बताना है मुझे। एक्चुअल पावर देखो, मोटर का एफिशिएंसी दे रखा है 60%, मतलब एफिशिएंसी को हम 60% मतलब 0.6 बोलेंगे ऐसा। तो एक्चुअल पावर जो होगा वो होगा आउटपुट पावर अपॉन एफिशिएंसी। आउटपुट पावर तो 2 किलोवाट आ गया है, अपॉन एफिशिएंसी मतलब 0.6 ऐसा कर दो, तो ये आ जाएगा 3.3 किलोवाट। मतलब बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, मोटर का जो एक्चुअल पावर है 3.3 किलोवाट होगा। सिक्स्थ वाले में देखो, बोला कि एक पॉइंट मास एम को वर्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है स्ट्रिंग के हेल्प से, और वेलोसिटी जो बोला है लोवेस्ट पॉइंट पे, जब वो पार्टिकल सर्कल के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा तब उसका वेलोसिटी √7 g है। तो टेंशन क्या होगा उस पोजीशन में, लोवेस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल होगा तो टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में, ये बताना। हम लोग बोलेंगे कि ऐसा है कि एक पार्टिकल को ऐसा स्ट्रिंग में बांध के वर्टिकल सर्कल में ऐसे घुमा रहा है। जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे था तो इसका जो स्पीड था √7 g ऐसा। तो अभी टेंशन क्या होगा, तो अभी हम लोग एफबीडी बनाएंगे यहाँ पे बोलेंगे कि इधर स्ट्रिंग में टेंशन टी होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ वेट होगा, वजन बल होगा। नेट फोर्स सेंटर की तरफ देखोगे तो T-mg, T-mg, क्योंकि ये दोनों उल्टा डायरेक्शन में है तो घट जाएगा। और ये T-mg जो नेट फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, केंद्रगामी बल, इसके वजह से ही ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो T-mg को लिख देंगे mv² अपॉन आर, एम p² अपॉन आर। फी के जगह पे डालोगे √7 g r, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 7 g r, p² भागा आर, आर से आर कट जाएगा तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 7 mg। तो ये T-mg इज इक्वल टू 7 mg। mg को राइट साइड ले जाओगे तो जुट जाएगा, तो T इक्वल टू 8 mg। तो जब पार्टिकल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा, लोएस्ट पॉइंट पे, तो उस टाइम स्ट्रिंग में टेंशन 8 mg के इक्वल होगा। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन डी जो है करेक्ट। देखो सेवंथ वाले में क्या है कि दो पार्टिकल 250 ग्राम का दो पार्टिकल आइडेंटिकल पार्टिकल हैं जो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। बीच में एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल टू बोल रखा है 2 Nm/m। अभी क्या है कि इन पार्टिकल को अपोजिट डायरेक्शन में p वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया ऐसे।
दोनों को फी वेलोसिटी से उल्टा डायरेक्शन में, मतलब एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो एक राइट की तरफ। तो बोला कि मैक्सिमम इलोंगनेशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा, महत्तम खिंचाव स्प्रिंग में क्या होगा बताना। अभी क्या है कि स्प्रिंग जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, सॉरी पार्टिकल जब उल्टा डायरेक्शन में जाएगा तो स्प्रिंग में खिंचाव होगा, एक्सटेंशन होगा, जिसकी वजह से स्प्रिंग इन दोनों पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, तो इनका वेलोसिटी कमेगा, कमेगा और धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम एक्सटेंशन पे दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो गया। ऐसा हो गया कि इनिशियली दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी v था और फाइनली जीरो हो गया जब मैक्सिमम एक्सटेंशन हुआ। अब और ज़्यादा खींच नहीं पा रहे, तो मतलब कि और ये मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब फाइनली ये इनका वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सटेंशन पे जीरो हो गया ऐसा। तो मुझे मैक्सिमम एक्सटेंशन उस टाइम हमने बोल दिया कि स्प्रिंग में एक्स हुआ, तो ये एक्स का वैल्यू ही बताना है। तो हम लोग बोलेंगे कि एनर्जी कंजर्व कर देंगे यहाँ पे। इनिशियली स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन या कोई कंप्रेशन नहीं था, तो स्प्रिंग के पास कोई एनर्जी नहीं थी, सिर्फ दोनों पार्टिकल के पास वेलोसिटी था, स्पीड था, इसलिए काइनेटिक एनर्जी था दोनों पार्ट। एक का लिखना होगा काइनेटिक एनर्जी, तो लिखोगे हाफ एम। देखो 250 ग्राम केजी में बदल लोगे तो 1000 से डिवाइड दोगे, मतलब 1/4 kg, हाफ एम वी स्क्वायर। एक पार्टिकल का हुआ, ऐसे ऐसे दो पार्टिकल थे, तो कुल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इंटू टू ऐसा। तो इनिशियली जो एनर्जी था वो लिख लिया हमने, इनिशियली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था दोनों के पास, तो दोनों के पास मिला के काइनेटिक एनर्जी इतना। फाइनली मैक्सिमम एक्सटेंशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो गया होगा, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं बची होगी, सिर्फ स्प्रिंग के पास एक्सटेंशन है, इसलिए स्प्रिंग के पास एनर्जी होगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ से हाफ हाफ कट गया, के की जगह पे दिया हुआ है 2 N/मीटर। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, 2 से भी 4 कट जाएगा 2 बार में। तो हम लोग बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 के की जगह पे 2 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 2 × 2 ऐसा, इसलिए x इक्वल टू अंडर रूट ले लोगे तो हो जाएगा v/2। तो हम लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम एक्सटेंशन जो होगा v/2 होगा, तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, थ्योरेटिकल है। बोला है कि जब दो पार्टिकल कोलाइड करेंगे इलास्टिकली, मतलब कोलिजन जो है इलास्टिक है, तो क्या क्या कंजर्व कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व। नाइन्थ वाला देखो, नाइन्थ वाला में बोला है कि एक टेनिस बॉल को एक साइड से रिलीज किया गया, मतलब ऐसे मेरा ग्राउंड है, एक टेनिस बॉल को यहाँ से ऐसे रिलीज किया गया u इक्वल टू 0 से एच साइड से। तो और
बॉल जो है ग्राउंड के साथ इन इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, मतलब ई का वैल्यू 1 नहीं है, लेस देन 1 है, इन इलास्टिक कोलिजन है, तो कितना हाइट तक राइज करेगा थर्ड कोलिजन के बाद। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ रखे हैं कि h इज इक्वल टू ई टू द पावर 2n इंटू स्मॉल h। देखो एक कैपिटल एच क्या है कि एन कोलिजन के बाद पार्टिकल कितना हाइट तक राइज करेगा वो। स्मॉल एच इनिशियली किस साइड से रिलीज किया गया, तो इनिशियली क्वेश्चन में बोला स्मॉल एच से रिलीज किया गया थर्ड कोलिजन के बाद, मतलब एन इक्वल टू 3 बोला है, एन इक्वल टू 3, तो एन की जगह पे हम लोग यहाँ पे 3 डाल देंगे, जो हाइट आएगा वो हो जाएगा ई टू द पावर 2 इंटू 3, मतलब ई टू द पावर 6 इंटू एच। बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट। 10th वाला देखो, 10th वाले में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना रखा है। बोला कि वर्क डन कितना हुआ होगा पार्टिकल पे, टोटल 12 मीटर डिस्प्लेस, मतलब मुझे वर्क डन निकालना है, और वर्क डन हम लोग जानते हैं कि एरिया होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया, मीन्स मुझे एरिया निकालना है यहाँ पे। तो पहले तो 0 से 3 मीटर तक फोर्स 0 था, यहाँ पे देखोगे तो ये वाला फोर्स 0 है, तो एरिया मीन्स ये वाला, पूरा ये वाला एरिया। ठीक है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं ऐसा, एक रेक्टेंगल हो गया ये वाला एरिया, और एक ट्रायंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया हम लोग बोलेंगे एल इंटू बी, तो ये हो जाएगा एक साइड 2, और बी को बोलेंगे 3 से 7 दे रखा है, मतलब 4, तो 8 जूल तो यहाँ पे हो जाएगा। एक ट्रायंगल बन गया तो इसका बोलेंगे हाफ बी इंटू एच, एरिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ बी की जगह बोलोगे 7 से 12, मतलब 5, एच की जगह पे बोलोगे 2, 5 जूल। टोटल वर्क डन हो जाएगा 8 जूल प्लस 5 जूल 13 जूल, मतलब ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बोला कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है बिटवीन एक्स इक्वल टू माइनस ए टू एक्स इक्वल टू प्लस, माइनस ए से प्लस ए के बीच में एसएचएम कर रहा है। बोला कि एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू a/2 जाने में उसको टाइम t1 लग रहा है, और a/2 से लेके ए तक जाने में टाइम उसको t2 लग रहा है, तो t1 t2 में क्या रिलेशन है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे टाइम में रिलेशन चाहिए, मतलब तो हम लोग इस फेज डायग्राम वाले कंसेप्ट से ट्राई करेंगे सोल्व करने का इसको। हम लोग बोलेंगे ये मेरा एक्स इक्वल टू माइनस ए था, एक्स इक्वल टू प्लस ए वाला लाइन जो है एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। तो पार्टिकल पहले 0 पे था, उसको a/2 जाना है, मतलब सर्कल पे अगर दिखा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ऐसे यहाँ से चला, ऐसे कुछ इस जगह पे आया, इसको हम लोग पॉइंट P बोल देते हैं, ऐसा। एक्स एक्सिस पे इसका कंपोनेंट जो आना चाहिए, घटक a/2 के बराबर होना चाहिए। इस वाले एंगल को हम लोग बोल देते हैं θ1, और इस वाले को हम लोग बोल देते हैं θ2, ऐसा। θ2, अभी देखो, तो जब वो
0 से लेके P तक आया तो एक्स एक्सिस पे उसका डिस्प्लेसमेंट a/2 होना चाहिए। ऐसा हम लोग बोलेंगे कि सर्कल पे हम लोग दिखा रहे हैं कि x इक्वल टू 0 से वो P तक चला, रियल में एक्स एक्सिस पे उसका डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके a/2 होना चाहिए। ऐसा मतलब जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ वो सिर्फ P जाने में है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको हम लोग बोलेंगे θ1, कोणीय स्थानांतर हम लोग बोलेंगे θ1। ऐसा θ1 इसको लिख रहे हैं ओमेगा इंटू T1 क्योंकि टाइम लगा था T1। फिर P से A प्लस ए आने में, P से प्लस ए आने में, या फिर एक्स एक्सिस पे उसको दिखाया तो बोलेंगे कि x इक्वल टू a/2 से x इक्वल टू ए आने में। अगर यहाँ पे सर्कल में देखें तो कोणीय स्थानांतर मतलब वो θ2 हुआ, θ2 को लिखेंगे हम लोग ओमेगा इंटू T2। ऐसा अभी देखो θ2 और θ1 कैसे निकालना है तो हम लोग बोले हैं कि एक्स वाला कंपोनेंट मतलब a cos θ2 ये होना चाहिए a/2 के बराबर, cos थीटा इक्वल टू 1/2, यहाँ से थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मतलब π/3। θ2 π/3 हो गया, टोटल एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए θ1 जो हो जाएगा तुम्हारा π/6। ऐसा और 1 और 2 को डिवाइड दे दोगे तो θ1 के जगह पे लिखेंगे π/6, θ2 के जगह पे लिखेंगे π/3, डिवाइड देंगे तो π/6 डिवाइडेड बाई π/3 ये हो जाएगा 1/2। राइट साइड देखोगे ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, T1/T2। तो यहाँ से हो जाएगा T2 इक्वल टू 2T1 मतलब T2 जो होगा 2T1 होगा, T2 T1 का डबल होगा मतलब T2 बोलेंगे हम लोग ग्रेटर देन T1, T1 से बड़ा होगा T2। तो यहाँ पे बोलेंगे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और मान लो लेंथ एल है, ऐसा एल लेंथ एल स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको दो पार्ट में काटा गया इस तरह से कि एक का लेंथ दूसरे के लेंथ का डबल है। मतलब मान लो छोटे वाला का लेंथ L1 होगा तो बड़े वाले का लेंथ छोटे वाले का डबल है मतलब 2L1 है। कुल मिला के दोनों की लेंथ मिला के टोटल लेंथ के बराबर होना चाहिए। ये हम लोग बोले L1 छोटे वाले का लेंथ, बड़े वाले का लेंथ हो जाएगा 2L1 क्योंकि बड़े वाले का लेंथ छोटे वाले का डबल है। छोटे वाले का लेंथ प्लस बड़े वाले का लेंथ मिला के टोटल लेंथ जो स्प्रिंग का है एल के बराबर होना चाहिए। तो 3L1 इक्वल टू एल, इसलिए L1 इक्वल टू हो जाएगा L/3। ये हो गया तुम्हारा L/3 छोटे वाले का लेंथ। बड़े वाले का लेंथ जिसको हम लोग बोल रहे हैं L2 जो 2L1 के बराबर है, 2L1 मतलब 2L/3 ऐसा। तो दो पार्ट में काट दिए स्प्रिंग को, एक का लेंथ L/3 दूसरे का लेंथ 2L/3। तो अब बोला कि बड़े वाले पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा।
हम लोग जानते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ का इन्वर्स उल्टा होता है। अभी बड़े वाले स्प्रिंग का लेंथ 2L/3 हो गया, 2/3 गुना हो गया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसका इसका 3/2 गुना हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, लेंथ का उल्टा। तो इस वाले के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा के डैश हो जाएगा 3K/2, लेंथ 2/3 गुना हुआ, 2/3 टाइम्स, इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट 3/2 टाइम्स हो जाएगा। तो बोलेंगे ऑप्शन बी जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में क्या है कि एक हॉलो स्फेयर है जिसको एक लंबे स्ट्रिंग की हेल्प से ऐसे लटकाया हुआ है और उसके अंदर ऐसा लिक्विड है, ठीक है। देखो इसका टाइम पीरियड अभी बोलेंगे पेंडुलम जैसा हो गया, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L/g। एल क्या है, तो सेंटर ऑफ मास, इस स्फीयर का, गोले का सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहाँ जिस बिंदु से लटकाए हुए हैं उन दोनों के बीच का दूरी को एल बोलेंगे हम लोग बोलेंगे ऐसा कि ए वाला बिंदु जिसको ए बोल रहे हैं अभी के लिए, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और सेंटर ऑफ मास अभी हम लोग बोल रहे हैं जो बीच में होगा बी, इन दोनों के बीच के दूरी को हम लोग एल बोल रहे हैं ऐसा। तो टाइम पीरियड ऐसा 2π√L/g। अभी क्या है कि इस गोले में, स्फीयर में एक होल है, होल है तो पानी जो है लीक करेगा, उससे निकलेगा बाहर, पानी बाहर निकलेगा तो गोले के अंदर ऊपर से पानी का लेवल घटेगा, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, वो बी से नीचे की तरफ आएगा। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो एक गोला है, ठीक है, ऐसा, अभी इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है तो अभी सेंटर इसका बीच में होगा, ऐसा सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, पॉइंट पी पे जिसको बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही पानी लीक करेगा तो कुछ देर बाद क्या होगा कि ऐसा हो जाएगा कि इतना मान लो खाली हो गया, पानी अब इतना ही है, ऊपर से इतना खाली हो गया, तो जो सेंटर ऑफ मास पहले बीच में हो रहा था वो थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ ज़्यादा मास है, नीचे की तरफ पानी ज़्यादा है, ऊपर खाली हो गया तो ऊपर हल्का हो गया, तो जिधर भारी होगा सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट हो जाता है, तो शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास बीच में था बी पॉइंट पे, वो बी से नीचे आ जाएगा। इसलिए जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जिस बिंदु से लटका हुआ है और सेंटर ऑफ मास की दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाएगा पानी के लीक होने की वजह से, इसलिए टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, जो T = 2π√L/g बोल रहे हैं। रियल में एल इफेक्टिव जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे शिफ्ट होगा। तो पहले ऐसा होगा, ठीक है। फिर बाद में क्या है कि बाद में जब पूरा पानी लीक करके बाहर हो गया तो अब सिर्फ गोला बचा, तो उसका सेंटर ऑफ मास फिर से कहाँ पे होगा, फिर से पॉइंट बी पे होगा, मतलब फिर से एल का वैल्यू घट जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि टाइम पीरियड जो पहले इंक्रीज हो रहा था अब डिक्रीज करके ओरिजिनल वैल्यू पे आ गया, क्योंकि बाद में सेंटर ऑफ मास बी पे फिर से शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट होगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पहले इंक्रीज होगा
फिर डिक्रीज होके ओरिजिनल वैल्यू पे हो जाएगा ऐसा। फोर्टीन्थ वाला देखो, फोर्टीन्थ वाले में बोला है कि दो स्प्रिंग जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है और वैसे कनेक्टेड हैं, फिगर में दिखा रखा है। तो अभी हम लोग देखेंगे ब्लॉक जो है बीच में है, मतलब एक स्प्रिंग जो है दोनों पैरेलल हो गया, K1 K2 पैरेलल हो गया। अभी जो फ्रीक्वेंसी है ओसिलेशन का वो एफ दिया हुआ है, तो इनिशियली अभी हम लोग बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/T होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट के इक्विवेलेंट के समतुल्य, तो दोनों पैरेलल में है, तो हम लोग बोलेंगे K1 + K2 अपॉन एम ऐसा। बाद में क्या किया कि K1 K2 दोनों को 4 गुना कर दिया, मतलब दोनों अब स्प्रिंग कांस्टेंट जो K1 था अब हो गया वो K1 को कर दिया 4K1, K2 को भी कर दिया 4K2। अब नया वाला फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो नया वाले को हम लोग बोल देते हैं एफ डैश, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट K1 की जगह पे अब हम लोग लिखेंगे 4K1, K2 की जगह पे लिखेंगे 4K2 अपॉन एम। 4 को कॉमन लेके बाहर निकाल दोगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 पाई अंडर रूट K1 + K2 अपॉन एम, मतलब ये हो जाएगा 2 × F। तो जो नया वाला फ्रीक्वेंसी होगा वो 2F के इक्वल होगा, बोलेंगे ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, देखो इसमें बोल रखा है कि 1 kg का कोई ब्लॉक जो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है वो वाइब्रेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल एफ, मतलब जो 1 हर्ट्ज दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू, एफ की जगह पे 1 हर्ट्ज डाल दे रहे हैं, 1/2 पाई अंडर रूट K/M, K/M, एम भी 1 kg दिया हुआ था तो ऐसा, मतलब 1/2 पाई अंडर रूट के हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 है ऐसा इक्वेशन। बाद में क्या किया कि आइडेंटिकल स्प्रिंग, मतलब दो एक जैसा स्प्रिंग लिया तो किसी एक 8 kg के ब्लॉक के पैरेलल में लगाया गया, मतलब बाद में क्या किया कि एक 8 kg का ब्लॉक लिया और दो स्प्रिंग को पैरेलल में लगाया ऐसे, के। तो अब इस 8 kg ब्लॉक के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसके वाइब्रेशन का, इस 8 kg का बताना है। हम लोग बोल दिए फ्रीक्वेंसी एफ होगा, तो फॉर्मूला लगा दिया तो 1/2 पाई अंडर रूट। अभी यहाँ पे इसका केस समतुल्य, इसमें दो स्प्रिंग लगाया गया है दोनों पैरेलल में, तो समतुल्य इक्विवेलेंट करेंगे तो जुड़ जाएगा, तो 2K बोलेंगे अपॉन एम, एम की जगह पे 8 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 8 कट जाएगा, 4 बार में बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट के × 1/2 ऐसा। अब इसके जगह पे इक्वेशन 1 से हम लोग 1 हर्ट्ज 1 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 × 1/2 मतलब 1/2 हर्ट्ज, मतलब 0.5 हर्ट्ज।
तो बोलेंगे ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। बोला कि कोई पार्टिकल एक्सचेंज कर रहा है और जब डिस्प्लेसमेंट x1 था तो उसका वेलोसिटी जो था v1 था, जब डिस्प्लेसमेंट x2 था तो वेलोसिटी v2 था। तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा वो बताना है। हम लोग ऐसा जानते हैं कि v1 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a1 a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ऐसा, और दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा v1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 बोल देते हैं। उसी तरह v2 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो v2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को घटाओगे, क्या करेंगे हम लोग 1 में से 2 को घटाएंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा ओमेगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और राइट साइड में ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर तो कट जाएगा, हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इसलिए ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अंडर रूट। ये तुम्हारा ओमेगा हो गया। टाइम पीरियड निकालना है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू ये डाल देंगे तो टाइम पीरियड जो आएगा 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। मतलब बोलेंगे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। 17th वाला देखो। बोला कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू बोला है 5 सेंटीमीटर। बोला है कि जब डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर था, मतलब एट एक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वहाँ पे इक्वल है। तो हम लोग वेलोसिटी को लिखते हैं ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक जगह पे 5 लिखना है तो 5 स्क्वायर करेंगे 25 माइनस एक्स के जगह पे 4 लिखना है, स्क्वायर करोगे तो ऐसा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पे 4 लिखना है। एक ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, अंडर रूट 25 माइनस 16 करोगे तो अंडर रूट 9 मतलब 3 हो जाएगा। 3 इक्वल टू 4 ओमेगा, इसलिए ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 3/4। टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड को बोलेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा के जगह पे डालेंगे 3/4 तो हो जाएगा 8 पाई/3। बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो।
18 में एक SHM दे रखा है y इक्वल टू 5 sin 3 पाई t प्लस 5√3 cos 3 पाई t। तो इसका एम्पलीट्यूड बोला है, तो ये इस फॉर्म में हो गया कि y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, और इसका एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू जो हम लोग बोलते हैं होता है √a² प्लस b²। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा 5² प्लस 5√3 का होल स्क्वायर, ऐसा। ये देखोगे 25 प्लस 75 100 हो जाएगा, √100 बाहर निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे ओमेगा देखोगे तो टी के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है 3 पाई है, तो टाइम पीरियड निकालना है तो हम लोग बोलेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा के जगह पे 3 पाई लिखेंगे, तो 2 पाई अपॉन 3 पाई, पाई पाई कट जाएगा तो 2/3, तो बोलेंगे टाइम पीरियड हो जाएगा 2/3 सेकेंड और एम्पलीट्यूड हो जाएगा 10, मीन्स ऑप्शन ए जो है वो होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रखा है कि साउंड का स्पीड ऑक्सीजन में किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे 460 था, ऑक्सीजन के अंदर। तो हम लोग जानते हैं कि साउंड का जो स्पीड होता है गैस के अंदर होता है गामा RT अपॉन m। तो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन डाई एटोमिक है, डाई एटोमिक के लिए गामा का वैल्यू होता है 7/5 RT/m। ऑक्सीजन का 32 ग्राम, तो ये हो जाएगा 32 × 10⁻⁻, ऐसा। तो बोलेंगे इक्वेशन 1। अभी तुमको निकालना है हीलियम गैस के अंदर सेम टेम्परेचर पे, तो हम लोग बोल दिए हीलियम गैस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड फी होता होगा, तो फी इक्वल टू √गामा। हीलियम मोनो एटोमिक है, मोनो एटोमिक का गामा 5/3 RT/m। हीलियम का मोलिकुलर वेट 4 ग्राम, केजी में बदलोगे तो 4 × 10⁻⁻, इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड दे दोगे तो RT तो खत्म हो जाएगा, और 12 कर लेंगे तो फी का वैल्यू मिल जाएगा। तो डिवाइड करके RT कैंसिल कर देना, वहाँ से 12 करने के बाद जो फी का वैल्यू आएगा वो होगा तुम्हारा 1420 मीटर पर सेकेंड। बोलेंगे कि ऑप्शन ए जो होगा इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि कोई एक वेव जो है एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहा है, और इक्वेशन उसका दे रखा है कि y इक्वल टू 0.005 cos अल्फा x माइनस बीटा टी।
वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लेमडा, लेमडा जो इक्वल होता है 2 पाई के, 2 पाई अपॉन के। इसका वैल्यू दे रखा है 0.08 ऐसा। देखो, तो यहाँ से के इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन 0.08। तो इसको सोल्व करोगे तो के का वैल्यू आएगा 25 पाई ऐसा। और टाइम पीरियड जो दे रखा था क्वेश्चन में, टाइम पीरियड को बोला गया था 2 सेकेंड। टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसलिए ओमेगा को हम लोग बोलेंगे कि 2 पाई/टी। टी की जगह पर 2 सेकंड डाल देंगे तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा पाई रेडियन पर सेकंड ऐसा। तो ओमेगा और के निकाल लिए। इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखा था y इक्वल टू 0.005 कॉस अल्फा एक्स माइनस बीटा टी, हम लोग बोलते हैं कि जो x के साथ मल्टीप्लाई में रहता है, मतलब इस क्वेश्चन में अल्फा ओके, और जो टी के साथ मल्टीप्लाई रहता है मीन्स इस क्वेश्चन में बीटा ओ ओमेगा हो। तो अल्फा का वैल्यू बताने बोला है, मतलब के का वैल्यू जो हो जाएगा 25 पाई। बीटा, बीटा मतलब ओमेगा हो जाएगा, और तो ओमेगा का वैल्यू पाई। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। 21 देखो, 21 में बोला कि दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग हैं, एक्स और जेड, सेम मटेरियल के बने, उनमें टेंशन जो है टी एक्स और टी जेड है, और उनका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज और 300 हर्ट्ज है। तो टेंशन का रेशियो क्या होगा उनमें? देखो, स्ट्रिंग आइडेंटिकल है मतलब उनका लेंथ इक्वल ही होगा। हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फी होता है ऐसा। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फी होता है, तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है 450 और 300, तो ऐसा बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ जेड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एक्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन जेड ऐसा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फी होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं। तो और यहाँ से एफ एक्स के जगह पे लिख देंगे 450, और एफ जेड के जगह पे 300। तो पी एक्स अपॉन फी जेड जो है वो हो जाएगा 450/300, काट दोगे तो 3/2। ठीक है। अभी स्ट्रिंग के अंदर जो साउंड का वेलोसिटी है वो जानते हैं हम लोग अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ऐसा बोलते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी अपॉन म्यू ऐसा। तो और बोल सकते हैं वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ऐसा। तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि टी एक्स अपॉन टी जेड जो है वो हो जाएगा फी एक्स स्क्वायर अपॉन फी जेड स्क्वायर। तो फी एक्स की जगह पे 3, फी जेड की जगह पे 2, क्योंकि फी एक्स अपॉन फी जेड का वैल्यू 3/2 आ गया है। स्क्वायर करेंगे इसको तो हो जाएगा 9/4। 9/4 काट दोगे तो हो जाएगा 2.25।
तो बोलेंगे ऑप्शन सी जो है इसमें। ट्वेंटी टू। देखो यहाँ पे किसी सॉलिड रॉड के लिए यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी रो बोल रखा है 8 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। तो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होगा इस रॉड में। तो वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं कि ये हो जाता है यंग्स मॉडुलस अपॉन रो √y अपॉन रो ऐसा। तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻। तो इसको देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40 इंटू 10⁻6। इसको बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 6.32 इंटू 10⁻3। तो बोलेंगे ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23। 23 में दो स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट 1 में बोला है कि दो वेव इनका इक्वेशन दे रखा है ऐसा। फर्स्ट वेव बोला है 2a sin के एक्स माइनस ω t माइनस के एक्स। और सेकंड वेव का इक्वेशन दे रखा है a sin 2ω t माइनस। तो देखो फर्स्ट वाले का एम्पलीट्यूड जो है 2a है, सेकेंड वाले का एम्पलीट्यूड a है। फर्स्ट वाले के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, सेकेंड वाले के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। तो स्टेटमेंट 1 बोला है कि इन दोनों वेव का इंटेंसिटी सेम होगा। देखो इंटेंसिटी अगर फर्स्ट वाले का I1 लिखे तो हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ऐसा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4a² ω²। I2 अगर लिखना होगा सेकेंड वाले के लिए तो हम लोग बोलेंगे इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब a² इंटू इसका इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो 2ω है इसके स्क्वायर का प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा 4a² ω²। तो दोनों का देखेंगे इंटेंसिटी सेम ही आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे दोनों का इक्वल है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो बोला है कि किसी वेव का जो इंटेंसिटी है गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सही। गिवन फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गया मतलब ओमेगा कांस्टेंट ऐसा बोलो। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी जो है प्रोपोर्शनल होता है a² ω²। जब ये चीज़ कांस्टेंट है गिवन है कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a² होगा। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। और फिर बोलेंगे कि स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का, लिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 ट्रू और स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1।
24। तो बोला कि परसेंटेज इंक्रीज बताना है ट्रांसवर्स वेव के स्पीड का। अगर टेंशन में इंक्रीज 4% का हो रहा है तो मतलब ऐसा है कि टेंशन में जो इंक्रीज है वो 4% दिया हुआ है, तो स्पीड में इंक्रीज कितने परसेंट का होगा ये बताना है। एल वी अपॉन पी क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि पी इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। म्यू तो कांस्टेंट है, इसमें इंक्रीज टेंशन इंक्रीज करने से म्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे परसेंटेज इरर वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो बोलेंगे डेल वी बाई फी इक्वल टू हाफ डेल टी बाई टी, और डेल टी बाई टी की जगह पे बोला है 4%, तो यहाँ पे डाल देंगे 4%। इसलिए डेल वी बाई फी जो होगा हाफ इंटू 4%, मतलब 2%। तो बोलेंगे हम लोग कि टेंशन जब 4% बढ़ाएंगे तो ट्रांसवर्स वेव का जो स्पीड है वो 2% बढ़ेगा। इसलिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट। 25। देखो बोला कि एक स्ट्रिंग 50 सेंटीमीटर लेंथ का है जिसका मास 10 ग्राम है, उसमें ट्रांसवर्स वेव का जो स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड। हम लोग जानते हैं कि फी इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। म्यू को बोलेंगे एम अपॉन एल ऐसा। तो यहाँ पे एल का वैल्यू 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ मीटर डालना है, 0.5 मीटर, और एम का वैल्यू 10 ग्राम डालना है, मतलब 10⁻⁻² kg। तो एम और एल का वैल्यू इसमें डाल दोगे तो तुमको टी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एम और एल का वैल्यू डालने के बाद टी मिल जाएगा। तो यहाँ से बोलेंगे टी इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो 60 का स्क्वायर 3600 इंटू एम अपॉन एल। एम की जगह पे 10⁻⁻² डाल दोगे, एल की जगह पे 0.5 डाल दोगे, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 72 न्यूटन ऐसा। अभी क्या बोला है कि इस टेंशन की वजह से, इस 72 न्यूटन की टेंशन की वजह से उस वायर में, उस तार में एक्सटेंशन कितना हुआ होगा, लेंथ कितनी बड़ी होगी, मतलब डेल एल का वैल्यू बताना है। तो हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि y इक्वल टू होता है एफ एल ए डेल्टा एल। डेल्टा एल को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एफ एल ए वाई। एफ मतलब फोर्स, तो जहाँ पे वायर में जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन फोर्स है, मतलब 72 न्यूटन। तो एफ के जगह पे 72 डालना है, एल के जगह पे 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर डालना है। ये दिया हुआ है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। एक की जगह पे दिया हुआ है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, मीन्स 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो एक जगह पे ऐसा डालना है, वाई के जगह पे डालना है
1.2 इंटू 10⁻11, एल की जगह पे 0.5 मीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर दिया था। तो FLAY का वैल्यू डाल दोगे तो डेल्टा एल जो एक्सटेंशन है वायर में वो मिल जाएगा, और डेल्टा एल का वैल्यू आएगा 15 इंटू 10⁻⁻5। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा इसमें।